डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पहले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th न्यू सिलेबस पोएम 1 डस्ट ऑफ स्नो पोएम पढ़ाई थी और उसका सेकेंड वीडियो में हमने आपको इसी पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखवाई थी। बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन स्टैंजा भी पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इसमें 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता रहा है। उसी बात को ध्यान में रख करके हमने आपके लिए ये पोएम 1 डस्ट ऑफ स्नो से ही स्टैंजा लिया है, यानी क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन स्टैंजा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले स्टैंजा को पढ़िए, समझिए और उसके बाद में मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा जिसको आप लिखिएगा और फिर अपने आंसर की जांच करिएगा। मैं मानता हूं निश्चित रूप से यदि आपने ऐसा किया तो बेहतर अंक आप पाएंगे। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करिएगा तथा इसको शेयर करना व कमेंट करना कतई मत भूलिएगा, ऐसी अपेक्षा है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंजा 1, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, जिस प्रकार से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन मीन्स हिला दिया, ऑन मी माने मेरे ऊपर। अब क्या हिला दिया तो आगे कहता है द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, यानी जो मिट्टी पड़ी होती है पेड़ों के ऊपर, जब उस पर ओस आती है तो ओस के कारण वो मिट्टी के कण चिपक जाते हैं। तो कभी उसी बात को यहाँ पर पॉइंट बताता है कि जिस समय या जिस प्रकार से स्नो के पड़ने के कारण जो डस्ट थी, डस्ट को जब कौवे ने मेरे ऊपर पेड़ को हिला दिया तो वो डस्ट मेरे ऊपर गिरी फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और ये धतूरे के पेड़ के ऊपर से गिरी। कहने का तात्पर्य ये है कि एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठ करके मेरे ऊपर बर्फ की धूल झाड़ी, जिससे मेरा मन बदल गया। ऐसा ये पोएम आपके सामने है। इस पोएम का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रो डू, व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री। ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का पहले सेंस समझिए। व्हाट डिड द क्रो डू, कौवे ने क्या किया, टू द हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के साथ, यानी धतूरे के पेड़ के साथ में कौवे ने क्या किया, ये आपका क्वेश्चन है। अब जैसा आपने पहले लिखा है, पहले आपने पढ़ा है कि कौवे ने धतूरे के पेड़ को हिलाया, बस इसी बात को आपको लिखना है। आपको लिखा है सूक, सूक मीन्स हिलाना। तो आंसर जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे द क्रो सूक द हेमलॉक ट्री। आंसर लिखेंगे द क्रो सूक द हेमलॉक ट्री। पढ़ते समय ग्रामर का पुट भी आप समझते रहें। यहां लिखा हुआ है व्हाट डिड द क्रो डू, कौवे ने क्या किया, टू द हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के साथ में, धतूरे के पेड़ के साथ में कौवे ने क्या किया।
ये आपका जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड देयरफॉर आई हैव टू राइट इट्स आंसर इन ए पास्ट टेंस टू। इसलिए जब क्वेश्चन में डिड का प्रयोग किया गया है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बना, तो इसका आंसर भी हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही देना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर सूक का प्रयोग किया गया है। सूक मीन्स हिलाया, अर्थात कौवे ने हेमलॉक के पेड़ को हिलाया, धतूरे के पेड़ को हिला दिया या हिलाया। सेकेंड फॉर्म लगी है, सूक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है शेक, सूक, सेकेंड, ये वर्ब की फॉर्म चलती हैं। शेक मीन्स हिलाना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन सेकेंड देख लीजिए, व्हाट डिड द ट्री हैव देन? व्हाट डिड द ट्री हैव देन? उस समय पेड़ पर क्या था, या उस समय पेड़ के ऊपर क्या था? आपने अभी ऊपर पढ़ा द डस्ट ऑफ स्नो, उस समय पेड़ के ऊपर बर्फ की डस्ट थी। तो इस बात को भी हम यहां पर लिखेंगे, द ट्री हैड स्नो, द ट्री हैड स्नो ऑन इट देन। उस समय पेड़ के ऊपर बर्फ थी। बस आपका यही आंसर है, यही आपका आंसर इसके लिए पर्याप्त है। और क्वेश्चन थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका है, वेयर वाज द पोएट देन? उस समय कवि कहाँ था? वेयर वाज द पोएट देन? कवि उस समय कहाँ था? आपका ऊपर उत्तर लिखा है सेंटेंस में, देखिए पहले, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक के पेड़ से। और स्वाभाविक है कि उस समय जब स्नो उसके पोएट के ऊपर गिरी, तो उस समय वह पेड़ के नीचे ही रहा होगा। तो इसका आंसर भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे, द पोएट वाज अंडर द हेमलॉक ट्री देन। द पोएट was under the hemlock tree then। उस समय कभी हेमलॉक पेड़ के नीचे था। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 देखिए, आपको और मैं बताता हूं। क्वेश्चन 4 है, राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द स्टैंजा has been selected। Who is the poet? ध्यान दीजिए, दिस क्वेश्चन इज अ कॉमन क्वेश्चन। यह क्वेश्चन एक सामान्य, यह कॉमन क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन एनी पैसेज एंड इन एनी स्टैंजा। ये जो क्वेश्चन है, ये किसी भी पैसेज में पूछा जा सकता है, यानी यदि आपका कोई गद्य खंड दिया है, कोई पैसेज दिया है, लेसन से दिया गया है, तो ये क्वेश्चन उसमें भी आ सकता है। और यदि कोई पोएम दी गई है, तो पोएम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसलिए इसको हम कॉमन क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। तो इसका आंसर आप समझिए। पहले कहता है, राइट द नेम ऑफ द पोएम, कविता का नाम लिखिए, फ्रॉम विच द स्टैंजा हैज बीन सेलेक्टेड, जिससे यह स्टैंजा लिया गया है। हु इज द पोएट, कवि कौन है, यानी कवि का क्या नाम है। तो
आंसर लिखेंगे द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द स्टैंजा has been selected is। यहां पर इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, यानी पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो। ये आपका इतने राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द स्टैंजा हैज बीन सिलेक्टेड का आंसर है। आगे कहता है हु इज द पोइट, कवि कौन है, यानी कवि का नाम लिखना है। आंसर लिखेंगे जैसा कि आप पहले से जानते हैं, जो ये पोएम है या रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, तो इसको स्टैंजा चेंज करके इसके आगे से लिखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट is the name of the poet। कवि का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब एक क्वेश्चन इसमें और आप लिख सकते हैं, राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द स्टैंजा। Question 5, write the rhyming words। Words of stanza। स्टैंजा के राइमिंग वर्ड लिखिए। आंसर लिखेंगे क्रो डैश स्नो आर द राइमिंग वर्ड्स। क्रो और स्नो राइमिंग वर्ड्स हैं। इस प्रकार से ये इस स्टैंजा में 5 क्वेश्चंस हैं जो हमने आप लोगों को यहाँ पर लिखे। निश्चित रूप से आप इसको कंप्लीट कीजिए, समझिए और परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।